अभी तक हमने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को पढ़ लिया है और इसके बारे में जितना हो सकता था हमने इन डिटेल पढ़ने का प्रयास किया है कि प्लासी के युद्ध से और बक्सर के युद्ध से क्या क्या पूछा जा सकता है। हालांकि हमारा जो अभी अप्रोच है वो मेनली टारगेट हम कह सकते हैं कि वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर है, लेकिन हाँ हम आने वाले क्लास में अगर हमें समय मिल पाएगा तो हम इस पे इन डेप्थ और चर्चा करेंगे कि मेंस में हम किस तरीक़ा से क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस दोनों डिफरेंट है। मेंस में हमें एक एनालिसिस, एक अप्रोच, ऐसा अप्रोच को लेके चलना होता है जिसमें थोड़ा सा उसमें करंट डायनेमिक को हमको डालना होता है स्टैटिक पोर्शन के साथ, तो वो आगे का है। फिलहाल हम ये आज देखेंगे कि किस तरीक़ा से बक्सर के युद्ध के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या भारत के राजनीतिक पृष्ठभूमि में क्या क्या बदलाव ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया जाता है, वो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। थोड़ा सा हम क्विक रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो बक्सर का युद्ध पढ़ लिए। बक्सर का युद्ध होता कब है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट क्या है, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर कहाँ है, बिहार में, किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो हम ये बताए हैं कि बक्सर इंपॉर्टेंट क्यों है। बक्सर गंगा नदी क्यों, क्योंकि बिहार में प्रवेश कहाँ, बक्सर से ही करती है गंगा नदी। बिहार में कितना है, तो 130 किलोमीटर की दूरी है, कहाँ से, पटना से। ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। और इससे पहले प्लासी का युद्ध भी हम देख चुके हैं कि प्लासी का युद्ध कब होता है, तो 23 जून 1757 को प्लासी है। कहाँ, तो अभी प्रेजेंट डे कहाँ है, वो बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। उस समय का बंगाल काफ़ी यूनाइटेड बंगाल हम कह सकते हैं। ठीक है, उस समय का बंगाल को हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि बंगाल, अभी जो हम बंगाल कहते हैं और उस समय का बंगाल, वो दोनों डिफरेंट है। वो उस समय का बंगाल यूनाइटेड बंगाल था। ठीक है, इसमें क्या क्या आता था, इसमें प्रेजेंट डे क्या है, तो प्रेजेंट डे जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल वो आता था। उसके बाद क्या आता था, तो बिहार आता था। ठीक है, उसके बाद क्या आता था, उड़ीसा, और उसके बाद क्या, बांग्लादेश। ठीक है, ये सब क्या किसके अंदर आता था, तो ये सब मिला के जो यूनाइटेड बंगाल। ठीक है, यूनाइटेड बंगाल में क्या क्या, वेस्ट बंगाल, प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये सब क्या आता था। और अर्लियर क्या था, तो अर्लियर इसका जो कैपिटल था, वो कैपिटल क्या था, ढाका। ठीक है, पहले का इसका था, ये पहले था, फिर लेटर ऑन शिफ्ट करके क्या कर दिया जाता है, तो फिर मुर्शिदाबाद होता है। क्या हो जाता है, मुर्शिदाबाद। ये सब पढ़ लिए, मुर्शिदाबाद कैपिटल हो जाता है। और आपको हमने क्या बताया कि वो कौन था, वो कौन रूलर था जो कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है, तो वो और कोई नहीं, मीर कासिम है। ठीक है, पूछा जाता है कि कौन ट्रांसफ़र करता है, मुंगेर। ठीक है, कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो वो यहाँ तक बता दिए हैं कि वो कौन है, मीर कासिम है। ठीक है, मीर कासिम वो क्यों ट्रांसफ़र करता है, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस से, उसके प्रभाव से, उसके रडार से, ठीक है, वो अपने आप को बाहर करना चाहता था, इसीलिए थोड़ा सा वो दूर करता है इसको। ठीक है, और उस समय में एक बंगाल जो है सो वो किस तरीक़ा से उसको थोड़ा सा बफर स्टॉक के बाद आगे हम इसमें इन डिटेल चर्चा करेंगे कि बफर स्टॉक व्हाट इज बफर रीजन के रूप में उसको करता था। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लिए हैं। इसके बाद हम ये भी देख लिए थे कि परिणाम क्या निकलता है, बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या निकलता है। तो हम देख लिए थे कि इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में। ठीक है, और उसका परिणाम क्या हुआ, तो उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ पोर्शन जो है सो वो अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला थे उनसे ले लिया जाता है। और वो कौन कौन सा है, तो वो है कारा और इलाहाबाद। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। और किसको दे दिया जाता है, शाह आलम द्वितीय, उस द देन एन मुगल किंग। ठीक है, एट दैट टाइम हु वाज द मुगल किंग, सो शाह आलम द्वितीय वाज द मुगल किंग। यहाँ तक देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं। हम आपको बताए थे कि इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कि वो दीवानी राइट्स। ठीक है, दीवानी राइट्स। ठीक है, वो किसको मिलता है, दीवानी राइट्स मिल जाता है, किसको मिलता है, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाता है, उसको दीवानी राइट मिल जाता है। एंड सिंपली व्हाट इज दीवानी राइट, तो दीवानी राइट्स मीन टू व्हाट, राइट टू कलेक्ट टैक्स और रिवेन्यू। ठीक है, किसको मिल जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो किस किस जगह का, वो जगह इंपॉर्टेंट है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। जैसे ही दीवानी राइट्स मिल जाता है,
दीवानी रिवेन्यू हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ हो, रिवेन्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवेन्यू से ही सब कुछ होता है। पैसा जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे पास मनी कहा गया है कि इकोनॉमिक्स का एक इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है कि व्हाट इज़ मनी, ठीक है। तो उसमें बताया जाता है कि विदाउट मनी आप एक सिस्टम को रन नहीं कर सकते। हमें अगर एक सिस्टम को, हमें एक इन्वायरमेंट को अगर रन करना है तो उसमें हमको सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कर सकते हैं वो है मनी, रिवेन्यू, ठीक है। और यही मिल जाता है किसके पास? दीवानी राइट्स मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कहाँ कहाँ का? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट्स। अब देख लेते हैं कि एक होता है निजामत राइट्स, ठीक है। निजामत राइट्स वो रहने दिया जाता है किसके साथ? वो नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। वो नवाब ऑफ बंगाल के पास ही रहने दिया जाता है। यानी कि क्या? निजामत राइट मीन्स व्हाट? निजामत किसके पास रहने दिया जाता है? तो वो नवाब ऑफ बंगाल के पास ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि इस समय में जो ब्रिटिश का जो मोस्ट ऑफिशियल था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल का क्या नाम है? वो उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। आगे चल के यही फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है। कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव बनता है। आज उस पर हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। और हम आज का हमारा टॉपिक ही है ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर उसे हम ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ लाया जाता है? बंगाल में लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? क्या उसका उद्देश्य रहता है, ठीक है। उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और आखिरकार कैसे उसे वारेन हेस्टिंग के द्वारा उसको 1772 में ख़त्म कर दिया, 1772 में उसको कैसे ख़त्म कर दिया जाता है। आज हमारा मेन हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या है? तो रॉबर्ट क्लाइव लाता है। कब लाता है? उसको हम देख 1765 से लेकर और 1772 तक ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं? एक निजामत राइट्स। निजामत मीन्स व्हाट? निजामत मीन्स हमारा क्रिमिनल साइड से या फिर जुडिशियल साइड, क्रिमिनल साइड, जुडिशियल साइड, वो मतलब सिंपली हम क्या कर सकते हैं? टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द रीजन, ठीक है। क्या? टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द रीजन। निजामत राइट्स वो किसके पास रहने दिया जाता है? नवाब ऑफ बंगाल के पास रहने दिया जाता है, ठीक है, नवाब बंगाल के पास। तो यहाँ से देख रहे हैं एक निजामत राइट्स और दीवानी राइट्स, यानी कि दो सिस्टम, दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ चुकी हैं। एक वो क्या है? दीवानी राइट्स। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इसको कंट्रोल्ड बाय होम? कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिशर्स के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा रहा है और नवाब बंगाल के साथ इसे कंट्रोल कर दिया जा रहा है। इसीलिए ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे इसको कहा जाता है पावर बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से समझ सकते हैं कि कहा जाता है ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बहुत ज़्यादा पावर है तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा, वहाँ पे दायित्व, जिम्मेदारी उतना ही ज़्यादा होगा अगर ज़्यादा पावर है तब। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, एक कलेक्टर का बहुत ज़्यादा पावर होता है तो वहाँ पे उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही होता है कि टू रन इफेक्टिवली द एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत अच्छे स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना वो किसके हाथ में होता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है। नो डाउट कि पावर बहुत है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहाँ पे है, ठीक है। कहा गया है, क्या कहा गया है? कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर तो बहुत मिल गया है, राइट टू कलेक्ट टैक्स, मतलब बहुत पावर है, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं आप, कंट्रोल कर रहे हैं प्रोविंस को। क्या कंट्रोल कर रहे हैं? तो आप मनी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो ग्रेट है, ठीक है। तो इसके आगे फिर कल डिटेल में बात करेंगे।